नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसे धीरे धीरे पांव पसारे और पूरे भारत पर लगभग उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। सबसे पहले आप दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, उसके जीतने के पश्चात 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध, उन दोनों को जीतने के बाद बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो गया और बंगाल का जो कंपनी का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी प्रकार इसको जब कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एक्ट पास किया गया 1773 में, 1773 में एक एक्ट पास किया गया, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि जो कंपनी का गवर्नर है उसी को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इसमें दोस्तों एक वर्ड जुड़ गया, गवर्नर जनरल कहा जाएगा उसी को। तो इसी प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने दोस्तों। उसके पश्चात इसको आगे बढ़ाते हुए जब अमेंडमेंट करते गए तो 1793 में जो एक्ट था उसको नाम बदल के कर दिया गया चार्टर एक्ट 1793 में। और ये डिसाइड किया गया कि अब प्रत्येक 20 साल बाद में इसका रिवाइज किया जाएगा। 1793 के बाद 1813 पे और फिर 1833 पे और फिर 1853 पे इसका अमेंडमेंट किया जाएगा। ऐसे 20-20 साल में किया जाएगा। ये जो 4 चार्टर एक्ट आए हैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि फिर 1833 के यानी थर्ड चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। इस प्रकार 1833 में, यानी जब उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल चल रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक चल रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल उस वक्त। तो 1833 में जैसे ही चार्टर एक्ट आता है, थर्ड चार्टर एक्ट आता है, तो ये फिर क्या हो गए, भारत के गवर्नर जनरल हो गए। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक जब उसके अंतिम गवर्नर जनरल हुए बंगाल के और प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। अब 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं कि फिर 1853 के बाद में 1857 में बंगाल में पूरे भारत में 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति होने के साथ ही भारत में जो कंपनी का शासन था वो खत्म हो गया। कंपनी का शासन खत्म होने के साथ ही भारत का शासन अब सीधा चले गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, यानी ब्रिटेन के महाराजे के अंडर में चला गया। उसके जाते ही ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया, उस पोस्ट क्रिएट हुई वाइसराय की। तो इस प्रकार से जो अंतिम गवर्नर जनरल जो 1857 की क्रांति के समय जो बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल था, वो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और उसी को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। इस प्रकार से प्रथम वाइसराय। और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक तो रहे ये कंपनी के गवर्नर जनरल भारत पर। और उसके बाद वाइसराय 1858 में जैसे ही वाइसराय पद क्रिएट किया गया, उसमें 1858 से 1862 तक, यानी हम कह सकते हैं कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का कंपनी के अधीन, वही प्रथम वाइसराय बना 1858 में। जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई उसके बाद कैनिंग को ही वाइसराय बनाया गया भारत का। अब देखते हैं दोस्तों भारत का अंतिम वाइसराय, यानी उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिलती है 1947 में। तो उस वक्त भारत का वाइसराय कौन था? तो दोस्तों ये थे भारत के अंतिम वाइसराय थे माउंटबेटन। सबको याद ही होगा कि माउंटबेटन ही आज भारत का सेपरेशन हुआ तो भारत पाकिस्तान अलग 2 कंट्री बने, उस वक्त माउंटबेटन ही भारत के वाइसराय थे। ये दोस्तों आए थे मार्च 1947 में वाइसराय बनके भारत में आए थे और इनके आने के कुछ समय पास यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। अब उस वक्त जैसे दोस्तों आजादी मिली, वाइसराय पद खत्म हो गया, तो फिर भारत ने स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी 15 अगस्त 1947 को ही माउंटबेटन को ही बनाए रखा
और ये रहे जून 1948 तक। माउंटबेटन ही जून 1948 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने रहे। अब आते हैं सर, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, और ये प्रथम भारतीय हैं, ये प्रथम भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे बैठे हैं। ये थी दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको और जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में हमें बताएं जरूर।